हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लिमिट्स। ठीक है, कैलकुलस, एक्चुअल कैलकुलस अभी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना सब कुछ। ये थोड़ा बोर्ड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब लिमिट्स में सबसे पहले मैं तुमको देखो क्या है ना कि ये चैप्टर के बारे में मैं तुमको ये भी बता देता हूँ कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। ठीक है, तो लिमिट्स क्यों पढ़ रहे हैं, कैलकुलस में क्या होता है, लिमिट क्यों सॉल्व कर रहे हैं वो तो मैं बता दूंगा। लेकिन हमारा तो पढ़ने का मेन कारण ये है कि भाई जेई में सवाल आएगा तो वो सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है, तो वो तो मैं ये कारण बता ही दूंगा कि कैलकुलस में कहाँ ज़रूरत पड़ी, रियल लाइफ में क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है इसकी। लेकिन जेई वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये डायरेक्टली अप्लाई होता है कंटिन्यूटी में। ठीक है, और यही चैप्टर ये दोनों मिलकर अप्लाई होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, जो आगे जाके डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उन सब में थोड़ा थोड़ा यूज होता है। ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद लिमिट्स चैप्टर जेई मेंस में, तुम समझ लो जेई मेंस में वन क्वेश्चन, मतलब मिनिमम एट मोस्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी एटलीस्ट वन क्वेश्चन, कम से कम एक सवाल तो आएगा। ठीक है, एक सवाल तो कंफर्म मानो, और ये सवाल बनना ही चाहिए। ठीक है, ये इजी चैप्टरों में से है। मतलब ऐसे चैप्टर से ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग बोला। ठीक है, उतना आसान नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग का बोलते हैं कि सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैट्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा। ये सब आसान चैप्टर्स है। ठीक है, इन सब के क्वेश्चंस भी आते हैं, एक एक सवाल भी आ जाता है। बहुत पेपर्स में एक 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 4 आसान क्वेश्चन आते हैं। तो लिमिट्स भी एक इनमें से ही एक चैप्टर है जिसका सवाल आसान ही लगता है। चैप्टर इतना आसान नहीं है लेकिन सवाल आसान लगेगा। ठीक है, जेई एडवांस में आ सकता है एटलीस्ट वन क्वेश्चन, एक सवाल तो आएगा ही। ठीक है, उसमें भी मुझे लगता है कि एक सवाल तो कंफर्म आएगा, क्योंकि 2 पेपर होते हैं ना, पेपर 1 पेपर 2, तो दोनों में से एक में ना एक में लिमिट्स का सवाल होता ही है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी बन जाता है। मैं तुमको एडवांस के भी सारे क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, तुम बना लोगे, मैं भी तुमको सॉल्व करके दिखाऊंगा, सब बनेगा आराम से। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोर्ड्स में तुम बोलोगे बोर्ड्स में तो यार ये चैप्टर नहीं है, बोर्ड्स में ये 11th में था चैप्टर। ठीक है, तो हो गया। अब ये चैप्टर डायरेक्टली अप्लाई होता था कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में अप्लाई होता था, तो कंटिन्यूटी भी हटा दिया इस साल। तो कंटिन्यूटी था पिछले साल तक 12th में, तो इस साल तो कंटिन्यूटी भी हटा दिया। डिफरेंशिएबिलिटी है तो उस ये नाम का चैप्टर ही नहीं है तुम्हारी बुक में। तुम्हारी बुक में सीधा कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन है, जो अब तुम्हारा पहला चैप्टर है। कैलकुलस वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा डिफरेंशिएशन है। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी 1.1 में यूज होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक एक्सरसाइज उसमें 3 या 4 सवाल है और वो नहीं पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेन तो तुमने देखा है 1.2, 1.3 अभी मैं करवा ही रहा था इनवर्स में, वो है मेन। ठीक है, तो इससे भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लिमिट तुमको कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, MHT CET में 11th के सिलेबस में ये है, तो MHT CET में पूछेंगे। ठीक है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं, MHT CET में आ सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमारा पढ़ना ये ज़रूरी क्यों है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं तुम लोगों को इस लिमिट्स के बारे में थोड़ा थ्योरी बता रहा हूँ। देखो क्या है ना कि वैसे तो इसका मेंस में और एडवांस में है ना, यही सवाल आता है, न्यूमेरिकल ही सवाल आता है, न्यूमेरिकल्स ही पूछते हैं इससे। वैसे तो मैथमेटिक्स में सबसे न्यूमेरिकल पूछते हैं, तुम बोलोगे ये कैसी बात कर रहे हो सर, हर जगह तो न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ये चैप्टर है ना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इससे बहुत बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, जो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आ गए तो जैसे वो एजर्सन रीजन टाइप, AR टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इस तीनों चैप्टर्स में से आते हैं। तो इसकी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तब जाके तुमको इसकी थ्योरी समझ में आएगी, इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा तब जाके तुमको इसकी थ्योरी समझ में आएगी। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुमको इसके थ्योरी के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। ठीक है, बाकी तो सिर्फ क्वेश्चंस भी कराना स्टार्ट करता तो तुमको सब मतलब इतना आसान लगता है मुझे तो। चलो
अब सबसे पहले हम कुछ याद करते हैं। ये याद होगा तुमको, मैंने एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम का फंक्शन ग्राफ पढ़ाया था, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होती है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा दिखता है, ठीक है, बना के दिखा दिया मैंने। तुमको अगर नहीं भी पता है तो पता कर लो अभी, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल भी ले लूंगा अगर इसे नहीं समझ में आया तो, ठीक है। इसका ग्राफ ये y इज इक्वल टू नीचे ले लें सी स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तुमने ऐसे भी पढ़ा होगा यार, याद करो, ये तुमने फिजिक्स में देखा होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाया होगा सर ने, या y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, दोनों बात तो एक ही है। सी स्क्वायर की जगह बस 1 लिखा है, c1 है मतलब, ठीक है ना। तो इस टाइप का कुछ तुमने पढ़ा होगा, नहीं तो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा NV इज इक्वल टू nRT, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो NV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P वर्सेस V ग्राफ सर ने ऐसा बनाया होगा। तो देखो ना, y वर्सेस y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे भी तो वही लिखा है मैंने, ठीक है। तो मैं सी स्क्वायर हटा देता हूँ, मैं 1 लिख देता हूँ, मैं 1 के लिए समझाता हूँ ना, मेरे को तो एग्जाम्पल लेना है, तो मैं काय को सी स्क्वायर लूँ, एग्जाम्पल से मैं बेटर समझा देता हूँ, सी की वैल्यू 1 लेके, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, है क्या ये चीज़, ठीक है। मैं बहुत तरीके से तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबसे पहले तुमको ये चीज़ समझ में आती है कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, हम इसको बोलते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, मतलब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो तुम सोच के देखो ग्राफ के थ्रू कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, आगे आगे जाएगा, तो y क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। कम होते 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 कहाँ चला जाएगा, जीरो के पास चला जाएगा। इतना तो जानते हो ना, जीरो नहीं बनेगा वो, ठीक है, जीरो के पास जाएगा। 1/इन्फिनिटी हमने देखा भी, 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा, मतलब जीरो के पास आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ y टेंड्स टू 0, ठीक है, y टेंड्स टू 0। अभी इसको एकदम सही से लिखना है तो मैं लिखता हूँ 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब देखो, मैं तुमको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद और अच्छे से इसको दूसरे वे में बताऊंगा। जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y 0 पॉजिटिव की तरफ जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो ना, 0 पॉजिटिव ऊपर से, ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, देखो x माइनस इन्फिनिटी इधर है, तो y भी देखो ना कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ ही जा रहा है, बस इस बार कहाँ से जा रहा है, नीचे साइड से जा रहा है 0 की तरफ। तो मैं लिख सकता हूँ y टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तुम सोच भी सकते हो 1/-इन्फिनिटी, तो 1/-इन्फिनिटी इज इक्वल टू -1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज 0 पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन इज 0 नेगेटिव। ऐसे भी कुछ भी बता दिया मैंने, लेकिन तुम ग्राफिकली समझ रहे होगे। 0 पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 0 पॉजिटिव, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 0 नेगेटिव, मतलब 0 को पॉजिटिव साइड से रीच कर रहा है, 0 की तरफ पॉजिटिव साइड से बढ़ रहा है, और इधर 0 की तरफ नेगेटिव साइड से बढ़ रहा है, ठीक है। इसी को लिमिट में लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लिमिट में ऐसे लिखते हैं, लिमिट, देखना समझ लो इसको, ठीक है, फिर आगे डायरेक्ट यूज करेंगे। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, लिमिट मतलब x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, फंक्शन क्या है 1/x, इसको देख रहे हैं ना। तो x जब इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो 1/x 0 पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इसको हम 0 पॉजिटिव भी नहीं, कभी कभी 0 भी लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू 0 नेगेटिव, ठीक है। ये 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा है, हम यहाँ पे और कुछ नहीं 0 ही लिखेंगे, ठीक है ना, हम 0 ही लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे, क्योंकि वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट क्या है, तो लिमिट क्या है, लिमिट वो वैल्यू है, ठीक है ना, वैल्यू तो है, लिमिट वैल्यू है जो फंक्शन टेंड कर रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। किसी x की कोई वैल्यू के लिए जहाँ पे फंक्शन पहुंच रहा है जिस वैल्यू पे, उसको उसका लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लो, समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं थ्योरी बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि थ्योरी अगर समझ गई तो चैप्टर के इजीली समझ जाएगा, थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। ज़्यादा ग्राफ में मैं ज़्यादा मतलब बहुत सारा इंटरवल नहीं बनाने वाला हूँ, मैं सिर्फ 2 ही इंटरवल बनाऊंगा मैं, ठीक है। वो भी मैं इधर के मार्क वार्क नहीं कर रहा, तो भी कर लेना, ठीक है, देख लेना। अच्छा, अब ये tan x का ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पे तुमको बोलूँगा लिमिट, अब समझ गए होगे तो तुम खुद से बताना, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है। तो x टेंड्स टू π/2, देखो x अगर π/2 की तरफ जाओगे तो tan x किसकी तरफ जा रहा है, तो तुम देखोगे तो tan x
एक्स जब पाई बाय 2 की तरफ जा रहे हो तो पाई बाय 2 की तरफ जाओगे तो देखो ये इन्फिनिटी की तरफ भी टेंड कर रहा है, एकदम ऊपर भी जा रहा है, और यहाँ पे देखो ना एकदम नीचे भी जा रहा है। तो हम इसमें क्या दो पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव और लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैं तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। पाई बाय 2 नेगेटिव मतलब पाई बाय 2 के पहले, पाई बाय 2 के थोड़ा पहले देखोगे तो फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है, फंक्शन टू ऊपर 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 किसकी तरफ बढ़ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और सिमिलरली अगर एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव देखोगे मतलब पाई बाय 2 को थोड़ा आगे से तुम देखोगे तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो, समझ में क्यों नहीं आया होगा, तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये पाई बाय 2 नेगेटिव मतलब 90 से छोटा, 90 से छोटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, देखो पॉजिटिव है, और पाई बाय 2 पॉजिटिव इज 90 से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए देखो माइनस इन्फिनिटी है, और 90 पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम ये जज कर सकते हो, समझ में आया। हमको सिर्फ यही पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ये भी बोल सकते हैं जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ठीक है। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 2, x अगर 2 पे है तो ये किसकी, x अगर 2 की तरफ बढ़ रहा है तो ये किसकी तरफ बढ़ेगा, तो ये 4 की तरफ बढ़ेगा, समझ में आया। x 2 की तरफ बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा 4 की तरफ बढ़ेगा। तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना यार, तुम ये ग्राफ बना लो, ठीक है। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन ये तो थियोरी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ बना दिया मैंने, ये -2 ये 0 1 ये 2, 1 पे वैल्यू आ रही है 3, 2 पे वैल्यू आ रही है 4। तो देखो मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ तुमको। देखो x जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ रहा है, x जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ रहा है तो फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है, 4 की तरफ बढ़ रहा है। इधर से भी देखोगे तो फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है, 4 की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा तो ये भी 4 से थोड़ा सा बड़ा आता, ठीक है। तो हम उसको लिखते 4 ही, लिमिटिंग वैल्यू 4 रहेगी, ठीक है, कि 4 की तरफ अप्रोच हो रहा है, ये तो हम 4 ही लिखते हैं, जो समझ में आया ना, 4 की तरफ अप्रोच हो रहा है, क्लियर है ये, ठीक है। अब सवाल ये है कि लिमिट निकालते किसका है, ठीक है। लिमिट क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मतलब क्यों ये सब करने की जरूरत पड़ रही है कि एक्स लिमिट एक्सटर्नली, ये तो सब मैंने लिखने का तरीका बताया, लिमिट होता क्या है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब लिमिट लिखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है वो देखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें 3 क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट ऑफ व्हाट, ठीक है, किसका लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट ऑफ व्हाट, किसका लिमिट निकालना है। जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बताओ। देखो हमने फंक्शन इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम सिर्फ फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, क्यों वो मैं तुम लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हम सिर्फ फंक्शन का लिमिट्स निकालते हैं, जो फंक्शन होते हैं उन्हीं का लिमिट निकालते हैं। फंक्शन कौन होते हैं तो तुमको याद होना चाहिए, 2 कंडीशन लिखाई थी, ठीक है ना, एक यूनिक होना चाहिए और एक्स में सबका होना चाहिए, याद होगा तुमको, बताया था मैंने, ठीक है। वाई टू कैलकुलेट लिमिट, लिमिट कैलकुलेट क्यों करते हैं, ठीक है, लिमिट निकालते क्यों है, इसका आंसर है टू रिमूव इनडिटरमिनेंसी, ठीक है, इनडिटरमिनेंसी रिमूव करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है, इनडिटरमिनेंसी होती है, व्हाट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म लिख देता हूँ उसको, इनडिटरमिनेंसी लिख दी मैंने उधर, ठीक है। अब देखो एक चीज समझ लो क्लियरली, तुम मुझे बोलोगे कि सर लिमिट किसका निकालते तो फंक्शन का, लिमिट क्यों निकालते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म रिमूव करने के लिए। अब उसमें 2 सवाल बनते हैं कि पहले तो ये बताओ कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनता ही क्यों है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, और दूसरा ये कि पहले ये भी बताओ कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता क्या है, ठीक है ना। तो मैं पहले इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो उसका जवाब ये है कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, 8 प्रकार के इनडिटरमिनेट फॉर्म है। उसमें पहला है 0/0, ठीक है। एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ये मैं जो 0 लिख रहा हूँ और ये मैं जो 0 लिख रहा हूँ ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट डिनोमिनेटर में तो 0 रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना।
जीरो यहाँ पे लिखने का मतलब है कि ये जीरो से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, उसको जीरो पॉजिटिव भी लिख सकता था, लेकिन फिर मुझे चार अलग अलग लिखना पड़ेगा, जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव अपॉन जीरो नेगेटिव, उतना कौन लिखेगा, तो मैंने जीरो बाई जीरो लिखा है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो डिनोमिनेटर में अभी भी नहीं रख सकते हैं, जो पहले नहीं रख सकते थे। ठीक है, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों होते हैं वो मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ 8 के 8। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ, इन्फिनिटी की पावर 0, फिफ्थ, 1 की पावर इन्फिनिटी। एक चीज क्लियर बता देता हूँ, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। ठीक है ना, एग्जैक्ट 1 की पावर एनीथिंग अभी भी 1 है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट 1। ठीक है, वो 1 के आसपास होगा। ठीक है, क्या होगा वो देखते हैं अपने, 0 इंटू इन्फिनिटी। ये फिर से बोल रहा हूँ एग्जैक्ट 0 नहीं है। क्यों नहीं है एग्जैक्ट 0? क्योंकि एग्जैक्ट 0 होता तो एग्जैक्ट 0 इंटू एनीथिंग इज 0, वो अभी भी वही है। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, इतना टेंशन ही नहीं लेता हूँ, मैं लास्ट में लिख ही देता हूँ कि भाई जो 0 और 1 लिखे हैं यहाँ पे वो एग्जैक्ट नहीं है, वो टेंडिंग टू है। ठीक है, ठीक है, रुको देख लो, हियर all the zeros and ones are not exact values, they are tending to those values। ठीक है, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन है, कौन लिखेगा यार 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सब फिर दो दो लिखो सब में, इसमें 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, इससे अच्छा मैंने 0 लिख दिया और बता दिया कि यहाँ पे जितने भी 0 और 1 है वो एग्जैक्ट 0 और 1 नहीं है, वो सब टेंडिंग टू है। ठीक है ना, वो 0 और 1 बने नहीं है, लेकिन वो बनने के आसपास है। क्लियर है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं इसको। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, जो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसको जान नहीं सकते हैं कि वो एग्जैक्ट क्या होगा। तो जैसे मैं सिंपल सा, सबसे पहले तो मैं आसान वाला ही समझाऊंगा। मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक्सप्लेन करता हूँ तुमको। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की बात करूंगा तो इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी इज अ बिग नंबर। बिग नंबर मतलब क्या? मेरे पास 5 रुपए है तो मुझे 5 लाख इन्फिनिटी लग सकता है। मेरे पास 5 लाख है तो मुझे 10 लाख भी इन्फिनिटी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? 5 रुपीज है मेरे पास तो ऑब्वियसली 5 लाख मेरे को बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मुझे मेरे पास पहले 1 लाख है तो 5 लाख तो ना मेरे को ज्यादा लगेगा यार। ठीक है, तो इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। तो मैं मान लेता हूँ कि 10 की पावर 21 इज सम इन्फिनिटी। ठीक है, और दूसरा मान लेता हूँ मैं, ये अच्छे से लिखता हूँ, तुम ये सब मत लिखना। ठीक है, बस ये एक्सप्लेनेशन के लिए है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो मैं मान लेता हूँ एक इन्फिनिटी इज 10 की पावर, ऐसे लिख देता हूँ 121। ठीक है, और दिस इन्फिनिटी इज 10 की पावर 120। अरे तुम एक पावर कम कर दोगे तो क्या छोटा हो जाएगा? बड़ा तो बड़ा ही, अभी भी उसमें 120 जीरोस है और ऊपर में 121 जीरो है। ठीक है, तो अगर तुम इसको कट करोगे तो देखो 10 आ गया। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ऐसा नहीं है कि हमेशा इन्फिनिटी रहेगा, वो 10 बन सकता है। देखो एक परफेक्ट कोई वैल्यू बन गई, मान लो ऊपर वाला इन्फिनिटी 120 होता और नीचे वाला इन्फिनिटी 121 होता, तो कट के 1/10, देखो 1/10 भी बन सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मान लो ये वाला इन्फिनिटी 120 होता और ये वाला भी इन्फिनिटी 120 होता, तो ये कट के 1 भी बन जाता। ठीक है, मान लो ये वाला इन्फिनिटी जिसकी 10 की पावर 120 होता और ये वाला इन्फिनिटी 10 की पावर 50 होता, अभी भी ये बहुत बड़ी वैल्यू है, मानते हो ना? ये कट के 10 की पावर 70 आता, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो सोचो ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी बनने की ताकत रखता है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को देखो क्या बना रहा हूँ, 10 की पावर 50 अपॉन 10 की पावर 120 इस 1/10 की पावर 70। 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? 0 की तरफ पहुंचोगे। तो 0 बनने की भी ताकत रखता है, मतलब टेंडिंग टू 0 बनने की। तो वो 0 भी बन सकता है, इन्फिनिटी भी, 1 भी, 10 भी, सब बन सकता है वो। तो अब कैसे बोलेंगे? फिर इसलिए हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि तुमको समझ में आ गया कि उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी बन जाएगा, 10 भी बन जाएगा, 1/10 भी बन जाएगा, 1 भी बन सकता है, बहुत बड़ा नंबर भी बन सकता है और 0 भी बन सकता है। अब मैं इनमें से दूसरा तुमको इंडिटरमिनेट फॉर्म समझाता हूँ। ठीक है, सारे तो समझा के क्या ही करूंगा यार, समझ में आता है ये तुमको इतना तो। ठीक है, मैं थोड़े बहुत समझा देता हूँ, जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी समझाता हूँ। ठीक है, तो मान लो दिस इन्फिनिटी, एक इन्फिनिटी ले लिया मैंने 10 की पावर 121 और एक इन्फिनिटी ले लिया मैंने 10 की पावर 120। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 10 की पावर 120।
ठीक है, करके देख लो, इंटू 9, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, दिस इज इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर मैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को 10 की पावर 120 माइनस 10 की पावर 121 लिखूंगा तो ये आएगा 10 की पावर 120 इंटू -9, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, समझ गए होगे। अब अगर मैं सेम लिख दूंगा 120 माइनस 10 की पावर 120 तो ये 0 भी बन जाएगा। देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी बन गया, माइनस इन्फिनिटी भी बन गया और 0 भी बन गया। ठीक है, क्लियर है ये। सिमिलरली अब तुम एक चीज समझो, अब मैं सवाल ये है कि सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है। आपने तो नहीं लिखा है, मतलब नहीं होगा, लेकिन है क्या, कैसे पता करे कि ये है कि नहीं है। तो तुम सोचिए, देखो अगर एक बहुत बड़ा नंबर लोगे और उसमें एक बहुत बड़ा नंबर जोड़ोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर ही आएगा। ठीक है, तो मतलब इन्फिनिटी में जब इन्फिनिटी जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, 0 नहीं आ सकता है, छोटा नंबर नहीं बनेगा वो। एक बड़े से नंबर में एक बड़ा सा नंबर जोड़ोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है क्योंकि मैंने वैल्यू तो डिटरमाइन कर ली, वो हर बार तो इन्फिनिटी बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बोलूँ, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो बहुत बड़े नंबर में अगर बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर ही आएगा, इसलिए हम इसको भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। हम जिसकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे, या जो सब कुछ ही बनने लगेगा उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे, जैसे तुमको समझना है। ठीक है ना। और फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 नहीं है, वो टेंडिंग टू 0 अपॉन वो टेंडिंग टू 0। अब कुछ लोग बोलोगे सर ये तो आपने आसान समझा दिया, इन्फिनिटी वाला 0 वाला समझाओ। तो देखो 0 वाला समझाता हूँ, 0/0 के बारे में देखो। अगर मैं ये 0 की बात करूँ तो मान लो ये 0.1 है, अरे वही फिर 0 भी रिलेटिव क्वांटिटी हो गया ना, 0.001 लिख दिया, बहुत ही छोटा होता है यार वो। तो और लगा दो, लो 4 लगा दिया। ठीक है, और नीचे भी 4 लगा दिया, कट के क्या आ गया 1। ठीक है, अब देखो 0/0 ऊपर 4 लगा देता हूँ, नीचे बहुत सारे लगा देता हूँ, ऊपर जाके सम बड़ी वैल्यू बन जाएगा, मतलब 10 की पावर समथिंग बन जाएगा। उल्टा लिख दो, बहुत सारे 0 लगा दो। समझ रहे हो ना, टाइम पास कर रहा हूँ। तो ये 1 अपॉन बहुत 10 की पावर समथिंग, दैट इज बहुत छोटी वैल्यू, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0/0 भी कुछ भी बन सकता है। और फिर से बोल रहा हूँ एग्जैक्ट 0 नहीं था। ठीक है, मैं माइनस इन्फिनिटी भी बना सकता हूँ, क्या ही करना है तुमको, तुम समझ गए होगे। अभी 3 वैल्यूज तो मैंने अलग अलग बना ही दिया। ठीक है, अब जहां तक 1 की पावर इन्फिनिटी की बात करूं, ठीक है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी में तुम लोग तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा, तुम 1.5 की पावर इन्फिनिटी निकाल के देखना। ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब 1.5 को बहुत बार 1.5 से मल्टीप्लाई करना, और तुम 0.9 की पावर इन्फिनिटी करना, मतलब 0.9 को बहुत बार 0.9 से मल्टीप्लाई करना। तो तुम इस केस में तो इन्फिनिटी आता हुआ देखोगे और इस केस में 0 आता हुआ देखोगे। ठीक है, ये भी तुमको दिख जाएगा। तो मेरे हिसाब से सब क्लियर होगा। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। एक सेकेंड रुको, एक काम करता हूँ मैं। हाँ, तो मैं मम्मी का फ़ोन लेके आऊँ मेरी, देखोगे यहाँ पे तो 1.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 2.25, बढ़ गई वैल्यू, इंटू 1.5 इंटू 1.5 सॉरी इंटू 1.5, बहुत बार करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं क्या हर बार क्लास में कैलकुलेटर मंगवा के करके दिखाता हूँ, तो उसमें तो इक्वल टू दबा के हो जाता है काम। देखो ना, वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब तुम ऑब्वियसली जितनी वैल्यू बढ़ जाएगी उसमें 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो वो और उतना और बढ़ता जाएगा। 129 हो गया, अब 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो फास्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सीधा 300 में किया तो सीधा 450, 450 में किया तो सीधा 700। ठीक है, फास्ट होती जाएगी वैल्यू। तुम देखो 9000 तक तो मैं पहुंच ही गया हूँ, पता नहीं क्या मल्टीप्लाई 15 कर दिया था मैंने भूल से। ठीक है, डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहुंचना ही है वहां पे। देखो वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, 22,000 तक पहुंच जाएंगे, तो वैल्यू तो बढ़ गई बहुत। अब सिमिलरली अगर मैं, थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको बोर नहीं होना चाहिए। 0.9 इंटू 0.9, 0.9 इंटू 0.9 करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी 1 सेकेंड 0.9। देखो वैल्यू छोटी होती जा रही है, 0.43 होगी, 0.38 हो गई। मैं बस एक पॉइंट तक पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट हो जाएगा, 0.18 हो गया है। 0.8 ले लेता तो और जल्दी हो जाता, 0.8 ले लेना तुम लोग अगर देखना हो तो। वैसे ठीक है, अब कितना देखोगे। हाँ, तो देखो ना, हो गया ना,
0.08 हो गया। अब और करते जाओगे तो 0.00 होगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी भी कुछ भी बन सकते हैं। करके क्यों दिखाया? क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी एक स्पेशल फॉर्म है, ये हम अलग से पढ़ते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है ना। इसने 1 की पावर इन्फिनिटी करके दिखाया कि 1 से बड़ा लोगे, ठीक है ना। अब इसको देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी इज टेंडिंग टू 0। अभी करके दिखाया। और एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी लिख देता हूँ एग्जैक्ट, वरना तुम बोलोगे सर एग्जैक्ट नहीं है, इज इक्वल टू 1। वो तो अभी भी वही है जो था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तुमको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है। अब तुम्हारा ये सवाल आया कि सर ऐसा क्यों काम ही क्यों कर रहे हो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना। ऐसा इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन ही कैसे सकता है वो बताओ आप। और जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, ये 0/0 फॉर्म बनेगा, तो मतलब कुछ गड़बड़ किया आपने, तभी बन रहा है। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, फिर बताओ लिमिट कहाँ से आया उसमें, ठीक है। तो देखते हैं, अब उसको डिस्कस करते हैं अपना। तो अब समझना थोड़ा सा ध्यान से, तुमको क्या चीज़ें डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या अपने चैप्टर के जो हमको मेन फोकस है सवाल सॉल्व करना, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसी से समझाऊंगा सब कुछ इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनता क्यों है। जैसे मैंने एक फंक्शन लिख दिया f(x) = x² - 4 अपॉन x - 2, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई यहाँ पे f(2) पूछेगा, f(2) बताओ, तुम बोलोगे f(2) = नॉट डिफाइंड, क्योंकि 2 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। 2 रखने पे डिनोमिनेटर में गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा भी तुम बोलते हो कि अगर इसका डोमेन, सर ये क्या 2 रखने बोल ही कैसे सकते हो आप, क्योंकि डोमेन में आपने पढ़ाया है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकते। तो डोमेन लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल -2, तो उसमें 2 रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक ही बात है, 2 रख नहीं सकते हैं, मैंने बोल दिया 2 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो f(2) इज नॉट डिफाइंड, इसलिए बोलते हैं 2 नहीं रख सकते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। लेकिन इतना मानते हो ना कि 2 से जस्ट बाद वाली वैल्यू, अब 2 से जस्ट बाद वाली वैल्यू तुम मुझे पूछोगे तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। वो होगा कुछ 2.00000000, पता नहीं कौन सा 0 था, और फिर 1, ठीक है। वो तो किसी को नहीं पता, 2 के जस्ट बाद वाला नंबर। हाँ, तो इसमें 2 नहीं रख सकते हैं, लेकिन 2 के जस्ट बाद वाला नंबर तो रख ही सकते हैं, ठीक है। मुझे 2 पे ये फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन 2 के जस्ट बाद मेरे को कोई पूछेगा तो, 2 के जस्ट पहले कोई पूछेगा तो ये चैप्टर अपने को वही हेल्प करता है, ठीक है ना। हम ऐसे पॉइंट्स पे चेक कर सकते हैं लिमिट चैप्टर यूज करके, जो बहुत छोटी वैल्यूज है, ठीक है, जहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम इसका ग्राफ बना के दिखाओ, ठीक है, ड्रॉ ग्राफ, तो कैसे बनाओगे तुम ग्राफ, तो देखो ध्यान से, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, x - 2 x + 2 अपॉन x - 2 कट गया। ये क्या है, y = x + 2। बस इसमें याद रखना इसका डोमेन 2 पे मतलब ये 2 पे डिफाइन नहीं है, तो y = x + 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये हमने अभी देखा भी था। y = x + 2 का मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो -2 और शायद 2, हाँ ये हो गया, ठीक है। वो 2 पे डिफाइंड नहीं है, अभी हमने देखा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो मुझे 2 पे क्या बनाना पड़ेगा, ओपन बनाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना कि 2 पे ओपन है, ठीक है। तो इसके 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 4, तो 2 पे अगर x में ओपन है तो y 4 नहीं लेगा वैल्यू। तो अगर कोई रेंज पूछेगा तो मैं बोलूंगा रेंज बिलोंग्स टू रियल -4। अरे तुम समझो ना, अगर x कभी 2 नहीं बनेगा, यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, रियल -2, तो अगर x 2 नहीं बनेगा तो y 4 नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर मुझे कोई इसका ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ ये है इसका, ठीक है, 2 4 ये बना दिया मैंने, क्लियर है, ठीक है। तो हम लिमिट चैप्टर में क्या सीखते हैं, हम लिमिट चैप्टर में इसकी वैल्यू 2 पे तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। देखो क्यों लिखते हैं, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में अप्लाई करना है, इसलिए पढ़ रहे कंटिन्यूटी में, कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। x टेंड्स टू 2 का मतलब कि x जब 2 की तरफ जा रहा है, x 2 की तरफ जा रहा है मतलब 2 नहीं बन रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, देखो 2 की तरफ इधर से भी जा रहा है और 2 की तरफ इधर से भी जा रहा है ना, 2 की तरफ दोनों तरफ से जा रहा है। x जब 2 की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा है, y दोनों बार 4 की तरफ जा रहा है। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2 = 4। मतलब मैं बोल सकता हूँ इसके लिए लिमिट
x टेंड्स टू 2, और इसी को तो सिंप्लीफाई करके ये बना के लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, सॉरी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 कट जाएगा और फिर यही फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये फंक्शन की वैल्यू हम 2 पे नहीं देख पाए थे, लेकिन 2 के अगर कोई आसपास पूछेगा तो मैं बोल सकता हूँ जैसे ही ये 2 की तरफ जा रहा होगा, मतलब 2 से थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद, तो पूरी की पूरी फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रही होगी। देखो फिर से सुन लो, ये 4 आने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 2 पे 4 आ रही है, ऐसा मत सोचना। समझ रहे हो ना, ये x टेंड्स टू 2, इसमें सॉल्व करने के बाद 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 2 डालेंगे तो 4 आएगा, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ना मैंने बोला कि इसमें 2 डालोगे तो 4 आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि x जब 2 की तरफ जाएगा तो ये 4 की तरफ जाएगा, तो इज इक्वल टू 4 लिखा है क्योंकि 4 की तरफ जाएगा। जिस फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाता है वो लिखते हैं हम इस साइड। ठीक है ना, तो 4 की तरफ जाएगा वो। क्लियर है ये? हमें इसमें 2 चीजें रहती हैं, वो 2 चीजें मैं अलग से डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे की चीजें पढ़ते हैं। तुम हेडिंग डाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट, सुनते जाओ। ठीक है ना, मैं जितना डिटेल में सब कुछ बता रहा हूँ उतना नहीं भी बता के अगर मैं सीधा पढ़ाना स्टार्ट करता तो भी जम जाता। ठीक है ना, तो तुम बस ये सब लिख लो अच्छे से, ये तुमको आगे सब समझ में आएगा। ठीक है, ये जो मैंने लाइन बोला ये बार बार बोलूंगा मैं, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो इससे बनते हैं। मैंने क्या बोला कि जब ये 2 की तरफ जाएगा तो ये, जब x 2 की तरफ जाएगा तो ये 4 की तरफ जाएगा, 4 नहीं बनेगा, 4 की तरफ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। LHL ऑफ फंक्शन, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन f ऑफ x एट x इज इक्वल टू a। ठीक है ना, इज वैल्यू इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट आती है तो। ठीक है ना, इफ एग्जिस्ट टू विच फंक्शन अप्रोचेज व्हेन। ठीक है ना, वही लिखा है मैंने। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट किसी का क्या है कि वो वैल्यू जो फंक्शन अप्रोच कर रहा है, टू विच फंक्शन अप्रोचेज सम वैल्यू एज x is taken towards a from लेफ्ट हैंड साइड, LHS। ठीक है, नहीं समझे कुछ? देखो समझ जाएगा। एग्जाम्पल f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। सवाल है फाइंड LHL एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 पे LHL निकालो। तो इसका मतलब क्या है? सो ये सब फालतू चीजें कोई काम की नहीं है, बस मैं समझा दे रहा हूँ। ये 2 मार्क किया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ना है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 से थोड़ा पहले आओगे तो यहाँ मिलेगा तुमको 1.9, फिर मिलेगा तुमको 1.99, फिर मिलेगा तुमको 1.999, फिर मिलेगा तुमको 1.9999। तो मैं सब पे वैल्यू निकाल रहा हूँ। f ऑफ 1.9 इज, यहाँ पे रखो ना 2.9, f ऑफ 1.99 इज 2.99, f ऑफ 1.999 इज 2.999। तो मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ रहा है फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है? 3 की तरफ बढ़ रहा है। देखो ना यार, 2.9, 2.99, 2.999। तो मैं बोल सकता हूँ LHL एट x इज इक्वल टू 2 इज 3। ठीक है, इसका मतलब है जब 2 की तरफ तुम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हो तो फंक्शन 3 की तरफ बढ़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर है ये? ठीक है, समझ में आना चाहिए यार। ये तो ऐसा कुछ बहुत टफ तो नहीं था। ठीक है, ये तो मतलब समझ में आ ही जाता है मैक्सिमम लोगों को। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फाइंड LHL एट 1 या 2, 1 ले लो, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो अब मैं वही समझा रहा हूँ। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, थ्योरी इसकी समझना और इसके क्वेश्चन करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, थ्योरी तुमको कुछ भी लग रही हो, मैं नहीं भी बताता तो भी जमता, लेकिन मेरी आदत है ये पढ़ाने की, वरना मैं क्या कंटिन्यूटी वगैरह ढंग से नहीं बता पाऊंगा अगर ये सब नहीं बताया तो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो f ऑफ जो फ्रैक्शनल पार्ट है, f ऑफ 0.9 क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.9 स्वप्न सर ने बताया हुआ 0.9। f ऑफ 0.99, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.99 इज 0.99। f ऑफ 0.999, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.999 इज 0.999।
क्लियर है? तो मेरे को दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है, फंक्शन भी 1 की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ LHL at x इज इक्वल टू 1 इज 1। क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पढ़ाऊंगा RHL। ठीक है, तो देखो कैसे छापता हूँ मैं, सेम चीज़ है। देखो कैसे छाप रहा हूँ मैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग एग्जैक्टली वही सब लिखेंगे जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में लिख के रखा है। बस जहाँ जहाँ पे L लिखा है वहाँ वहाँ पे आप छाप देंगे। ठीक है, तो देखो लिख रहा हूँ मैं, RHL ऑफ अ फंक्शन f of x is equal to f of x at x is equal to a is value if exist to which function approaches some value as x is taken towards a from RHS। ठीक है, तो सेम ही लिखा है। अब मैं क्या इसको एक्सप्लेन करूँ, राइट पहले बोला था लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना है, इस बार बोल रहा हूँ बस राइट हैंड साइड से पढ़ना है। f of x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, देखो सवाल भी सब सेम लिख रहा हूँ, फाइंड LHL at x, सॉरी RHL at x इज इक्वल टू 2, और ये सवाल लिख देता हूँ, f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फाइंड RHL at x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ठीक है, तो देखना समझ में भी आ जाएगा एकदम इजीली। मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, यही बना रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 बनाया, उस समय LHS लिखा था, इस बार RHS लिखूंगा। 2.1, 2.01, 2.001 इधर से जा रहे हैं ना, इस बार इधर से गए थे ना। ठीक है, देखता हूँ क्या आ रहा है वैल्यू। तो मैं f of 2.1 निकालूंगा पहले, तो आएगा 3.1। f of 2.01 निकालूंगा तो आएगा 3.01। f of 2.001 निकालूंगा तो आएगा 3.001, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ RHL at x इज इक्वल टू 2 इज 3। देखो ना 3 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये दूसरा वाला देखना बहुत अच्छे से ध्यान से, यहाँ से तुमको सब क्लियर हो जाएगा। 1, 1.1, 1.01, 1.001। ठीक है, इधर से तो अगर तुम यहाँ पे f of 1.1 निकालोगे तो आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1, पढ़ा होगा ये 0.1 होता है। f of 0.1 निकालोगे तो 1.01, ये 0.01 होता है। और f of 1.001 निकालोगे तो ये आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.001, दैट इज 0.001। तो तुम देखोगे तो ये लगातार किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो RHL at x इज इक्वल टू 1 इज 0। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या समझाया वो तुम सुन लो बस। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को, कुछ लोगों को, अब मैं बेवकूफ़ लग रहा था पहले, ठीक है ना। मैं साबित कर देता हूँ कि मैं जो बता रहा था सही बता रहा था, मैं जैसे कर रहा था वैसे ही करना चाहिए था। उसका कारण बताता हूँ। तुमको लग रहा होगा सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, यहाँ पे 2 है तो आंसर 3 आ रहा है, तो इसमें सीधा 2 रखो ना 3 आता है, सीधा 2 रखो ना 3 आता है, सीधा 1 रखो ना, सॉरी सीधा 1 रखो ना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 इज, यहाँ पे 1 रखो ना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 निकालेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है कि तुम सीधा तुम हमेशा ये बोलोगे कि x को सीधा 2 पुट करो तो जो भी आ रहा है वही होगा आंसर, वही तो आ रहा है। ठीक है ना, 3 ही है यहाँ पे भी 3 है, लेकिन कहीं कहीं तो गलत भी हो जाता है। ठीक है ना, तो हमको वो वाले काम नहीं करने कि हम डायरेक्ट वैल्यूज सीधा पुट कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के वैल्यू ही पुट करेंगे अपने, जहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अपने को ध्यान भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो LHL और RHL का मतलब समझ में आया ना। तुम ये मत करना कि सीधा लिमिट तुम समझ गए हो कि जिसकी तरफ बढ़ रहा है तो सर उसी की तरफ बढ़ेगा ना, जहाँ जो यहाँ पे रखने पे आएगा, यहाँ पे 2 रखने पे 3 आएगा तो 3 की तरफ भी बढ़ेगा ना। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं पे गड़बड़ भी होती है।
ठीक है, तो ये गड़बड़ भी पहचान लेंगे अपने कहाँ कहाँ पे गड़बड़ होती है। तो अभी तुमको LHL और RHL क्या होता है वो क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहता है, इनका रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है, कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अपने काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका रिप्रेजेंटेशन और सब कुछ स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास से अपने क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर के। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।